तो अब चुनाव मोड ऑन है हरियाणा, झारखंड और उसमें। तो झारखंड का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी की समस्या यही है कि उनको ये लग रहा है कि हेमंत सोरेन के सीएम रहते हुए गठबंधन को लेके, जैसे आपको ध्यान हो कुछ विधायकों पे छापा पड़ा, फिर कुछ विधायक जाने लगे कि बहुत अलग अलग ढंग से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे किसी भी किस्म का ऑपरेशन लोटस तो कर नहीं पाई बीजेपी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 5 महीनों बाद जेल से बाहर आए हैं। ईडी का जो मामला चल रहा था उनके खिलाफ, उसमें उन्हें एक बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है। इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखा जाए और वो कौन से तर्क थे जिनके आधार पर हाईकोर्ट ने यह तय पाया कि मामला ईडी ने बनाया है, लेकिन वो बैठ नहीं रहा है फिट, और इसलिए हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आने की आवश्यकता है, उन्हें रेगुलर बेल प्रदान की गई है। इस मामले को फॉलो कर रहे थे हमारे साथी अभिनव, हम उनसे जानेंगे। अभिनव, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आज न्यायालय में जब जज साहब ने अपनी राय रखी है तो उनका सबसे मेन तर्क क्या था? क्योंकि हमने ये देखा है कि ईडी के मामलों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है याचिकाकर्ता को, बहुत उनको अपने सबूत पेश करने पड़ते हैं, तर्क पेश करने पड़ते हैं, और ये कम देखने को मिला है कि राहत मिल जाए। देखिए, ये बहुत अपने आप में बैठ जाइए, आप आराम से अपन इस खबर पे बात कर लेते हैं। इसमें हमें पहले ये समझना चाहिए कि किस मामले में हेमंत सोरेन जेल गए थे और ये ज़मानत मिली है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा ऐतिहासिक कोर्ट का और राजनीतिक दोनों फैसला है। और जो कोर्ट ने टिप्पणी की, जब हेमंत सोरेन जेल से छूट के बाहर आए, 5 महीने से जेल में बंद थे और वो चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्हें ज़मानत नहीं मिली थी जैसे अरविंद केजरीवाल को मिली थी। बार बार उस पर सवाल उठाए जा रहे थे। एक ज़मीन से जुड़ा मसला था, उसको अनियमितता से उसकी लेन देन, सरकारी भाव से कम भाव से उसकी खरीद बिक्री, और वो भी तब जब वो ज़मीन से ना की या फिर उसको उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था, वो एक मामला था। 5 महीने पहले तमाम सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया। उसके बाद जमानत के लिए लगातार याचिका दायर की जा रही थी, कई बार उनकी याचिकाएं खारिज भी हुई। आज एक चीज़, जैसे आपने बताया कि ज़मीन के गलत हस्तांतरण का आरोप था, तो इसमें ईडी कहाँ आके इन्वॉल्व होती है? क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार का मामला बना उस हिसाब से। उसमें पैसे की लेन देन को लेकर के आरोप लगाया गया कि ये गलत चेन के जरिए एक तरीके से लॉन्ड्रिंग की गई इस मामले में, पैसे को लेकर के, और उसको लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। ये मैं केस के बारे में अभी डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन लोग हैं। ललन, तो आपके एक वीडियो में विस्तार से बताया भी गया है इसी न्यूज़ रूम से। लेकिन उससे पहले एक उनके माताजी के बाइट आ रही है हेमंत सोरेन की, मैं दर्शकों को वो सुना देना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन भी जेल छूटने के बाद उन्होंने बयान दिया है, वो बयान हमने ललन टॉप पे लगाया है, अपने हमारे दर्शक देख सकते हैं। ये उनकी माताजी का बयान है। क्या बोले बेटा, माँ बाप के पास में आया तो माँ बाप खुश है ना, बेटा खुश है। वही खिलाएंगे अभी तो बेटा आप छोड़ दीजिए पहले, आप छोड़ दीजिए। हेमंत जी ने आपको देखा तो पहला रिएक्शन क्या था, क्या बोले? चलिए आप बोलेगा, क्या बोलेगा, बात के बात है। आप बताएंगे बेटा, आप लोग को भी बधाई देते हैं, और ऐसे ही आप लोग आते जाते रहो, है ना। माता बड़ी खुश हैं कि उनका बेटा जेल से बाहर है। ये हुआ ये कि वो जब जेल से छूटे तो हाथ हिलाते हुए बाहर आए, अपना विजय का एक तरीके से उन्होंने प्रतीक बताया कि, और राजनीतिक लड़ाई जीती, ना सिर्फ कानूनी लड़ाई बल्कि उसको राजनीतिक लड़ाई के तौर पे पेश किया। अब इसमें जब आए तो वो घर गए, घर पे पिता शिबू सोरेन से जाके मिले, वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनकी तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। तो अब जो ये बात है, उसके बाद जब उन्होंने जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। उसमें हेमंत सोरेन ने कहा कि मनी जो है, इसको जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, उसको सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ये हमारी जीत है, ये कहानी झूठी बनाई गई थी। जस्टिस रोगन मुखोपाध्याय, उनकी बेंच में ये मामला था, झारखंड एकल पीठ उनकी सुनवाई कर रही थी। इसमें जो सबसे मार्के की टिप्पणी है और जो जिसको फ्रेम किया जा सकता है कोट एंड कोट में, उसमें उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग दोषी मानना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को दोषी मानने का कोई कारण नहीं है। ये हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट, जब आप ये जानते हैं कि जब पीएमएलए का केस होता है तो उसमें ज़मानत मिलना सबसे मुश्किल काम हो जाता है, और ये मुश्किल एक
और जब आप देखें केजरीवाल के मामले में यही हुआ कि उनको निचली अदालत से जमानत मिली लेकिन ऊपर से खारिज हो गई। यहाँ पे ईडी ने विरोध किया है। हम दर्शकों को बार बार बताते हैं कि भाई अगर पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत मिल गई तो अपने आप में एक केस कमज़ोर हो जाता है। और जब ये कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी कि दोषी मानने की कोई वाजिब वजह नहीं है, तो इससे हेमंत सोरेन का पक्ष अपने आप मजबूत हो जाता है। जो वो मामला है, मैं ज़मीन का उस मामले के बारे में आपको बताता हूँ। एक रांची के पास एक इलाका है, बरियातू छोटा सा गांव है, लातेहार ज़िले में आता है। वहाँ पे जून 2022 में थाने में एक नगर निगम के जो टैक्स कलेक्टर हैं दिलीप शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। उसमें कहा गया कि भाई प्रदीप बागची नाम के व्यक्ति ने फर्जी डॉक्यूमेंट से सेना की ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया। ये ज़मीन करीब 4.5 एकड़ की है। ईडी जांच करके ईडी और फिर इसमें ईडी इन्वॉल्व हो गई कि पैसे का इधर उधर से लेन देन हुआ है। फिर जांच में ये पता चला कि ये ज़मीन जो है वो BM लक्ष्मण राव दिवंगत हैं, उनकी थी, जिन्होंने आज़ादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। तो फिर ये मामला हो गया कि भाई ज़मीन भी नहीं इधर उधर जा सकती है। 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने प्रदीप बागची को गिरफ्तार कर लिया, जिनके ऊपर आरोप लगा। 7 और लोग गिरफ्तार हुए। भानु प्रताप उसमें शामिल थे। भानु प्रताप कौन है? भानु प्रताप रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। उसी दिन कई जगहों पे छापेमारी की गई। इसमें आपको याद हो कि एक IAS अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई थी, जो 2011 बैच की IAS है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे। फिर ज़मीन की जो कागज़ है उसके खरीद को लेकर के सवाल उठने लग गए। फिर उसके उपायुक्त जो ये छवि रंजन जो है वो उपायुक्त थे वहाँ पे। 15 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2022 तक उपायुक्त पद पे रहे। तो इनको जो है आरोप लगा कि इन्होंने अवैध खरीद बिक्री में मदद की। ठीक है। फिर ज़मीन असल में अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति को बेची गई। अमित को कथित रूप से हेमंत सोरेन का करीबी माना गया था। मतलब हेमंत सोरेन का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ऐसा कोर्ट ने अपने उसमें माना। मैं उसकी और भी आपको पढ़ के बताऊंगा। पिछले साल जब गिरफ्तारी हुई तो एक अधिकारी ने बताया कि ज़मीन को जो है 20 करोड़ रुपए की थी, लेकिन 7 करोड़ में इसको बेचा गया, जो सरकारी रेट काफ़ी कम था। अब ईडी ने जो भानु प्रताप वर्मा जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, ईडी ने कहा कि उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया। उनके बयान के आधार पर, जैसे यहाँ राघव मुकुंद जो MSR ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उस आधार पे केजरीवाल की गिरफ्तारी, यहाँ पे इस बयान के आधार पे इनको गिरफ्तारी हुई। और जो सारा तब राजनीतिक तमाशा हुआ था, हम सब ने देखा था। और फिर जब ये सारे दस्तावेज ईडी ने दिखाए, केस चलता रहा। CM आवास में एक अधिकारी, एक व्यक्ति उदय शंकर है, उनका भी नाम आया। फिर अब जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की बेंच में ये मामला था। ईडी की तरफ से पेश होने वाले वकील कौन? SV राजू, जो हाँ वो केस तो वही देख रहे हैं ना। देखिए ये पैटर्न बड़ा फिक्स है निखिल, कि अगर ईडी का केस है तो SV राजू जो ईडी के मामलों के जानकार हैं वो जाते हैं। और आपने देखा होगा विपक्ष की तरफ से जब केस लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं या तो अभिषेक मनु सिंघवी दिखेंगे या कपिल सिब्बल दिखेंगे। इस मामले में कपिल सिब्बल वहाँ पर पेश हुए। और उसके अलावा मीनाक्षी अरोड़ा सीनियर एडवोकेट हैं, इन लोगों ने जो है पेश हुए। इन्होंने आर्गूमेंट रखा कि भाई ये मामला निराधार है। अब जब कोर्ट ने सारा कुछ इसको पढ़ने के बाद, बहुत सारे दस्तावेज जमा होते हैं, उसको देखा और कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई आप जो सबूत दे रहे हो इसको हम खारिज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये टिप्पणी जो है ईडी ने जो है ईडी के तमाम आरोपों पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन का इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटीज में बात की गई है, कि बहुत सारी संभावनाओं की बात ईडी कर रही है, जिसको कोर्ट की नज़र में बहुत मजबूत नहीं पाया गया। हाँ, मतलब ये हुआ होगा या ये हो सकता है। वो जालसाजी की बातें, वो मतलब कि जालसाजी की गई ज़मीन की खरीद में, पैसा इधर उधर हुआ। और वो जो 8.86 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण की गई उसको जो है लेकर के सवाल उठाए गए। जब ये भानु प्रताप, जब न्यायालय ने कहा कि भानु प्रताप ने कई बार जो है बयान दर्ज कराया है, और एक जब यहाँ पे अदालत ने कहा कि सोरेन के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया है। और फिर इसको कोर्ट ने धारा 100 जो पीएमएलए की धारा 50 है और धारा 45 है उसके तहत जज किया। यानी यहाँ पे ईडी ने विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि जब तक हम देखते हैं कि बाकी मामलों में ईडी ने जहाँ विरोध नहीं किया वहाँ पे जमानत मिली, लेकिन यहाँ ईडी के विरोध के बावजूद जमानत मिली। इसका मतलब ये कि ये एक तरीके से ईडी का पक्ष, केस तो चलता रहेगा लेकिन पक्ष कमज़ोर हो गया है।
जिस तरीके से जमानत दी, ये बहुत हद तक संभव है कि ईडी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, क्योंकि अभी हाई कोर्ट के ऊपर एक विकल्प बचा हुआ है और उस विकल्प को ज़रूर इस्तेमाल करेगा। न्यायालय ने इस बात पे आश्चर्य व्यक्त किया कि इन व्यक्तियों की भूमि कैसी खरीदी, जबकि ये जो है, जो ज़मीन है, ये भूमियारी ज़मीन, मतलब इसको खरीदा नहीं जा सकता। भाई जब सेना की ज़मीन है, एमओडी की लैंड तो वैसे भी ट्रांसफ़र नहीं तो इसको कैसे जो है खरीद फरोख्त किया गया। और ये फिर ईडी ने ये तर्क दिया कि इसको मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने प्रभावित किया, इस पूरे लेन देन को कंडोन किया उसको। लेकिन ये तमाम जो बातें थी वो सुनने के बावजूद के बाद कोर्ट की जो एक लाइन की टिप्पणी जो सबसे मार्के की है, जिसको आगे भी कोर्ट किया जाएगा ऊपर की अदालतों में, कि उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि इस लेन देन में गिल्टी हैं हेमंत सोरेन। तो ये हेमंत सोरेन की एक बड़ी कानूनी के साथ साथ एक राजनीतिक जीत भी बताया जा रहा है इसको, जो जजमेंट के बाद जो टिप्पणियां आ रही हैं। और पिछले कुछ समय में जो हम देख रहे हैं, एक पीरियोडिकली हम देख रहे हैं कि ईडी के लिए सेटबैक्स आ रहे हैं। पहले संजय सिंह की ज़मानत में सुप्रीम कोर्ट एक अवसर देती है ईडी को कि अगर आप अपना विरोध दर्ज कराना ही चाहते हैं तो हम उस केस के मेरिट पे भी बात करेंगे। तब ईडी कहती है कि नहीं, हम जमानत का विरोध नहीं करते हैं। हाँ, उनको बेल मिलती है। वहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल की बेल का विरोध होता है, उनको ट्रायल कोर्ट से बेल मिल जाती है, हाई कोर्ट में जाके केस स्टे होता है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट राहत मांगने जाते हैं, लेकिन तब तक कि सीबीआई का अरेस्ट हो जाता है। तो अभी वो हमें देखना है कि वो कैसे प्ले आउट होगा। लेकिन बेल एक बार तो कम से कम वहाँ पे भी आई है, और अब हम देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को भी बेल मिल गई है। देखिए, इसमें जो फैसले में कहा गया कि पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत निर्धारित दोनों शर्तें पूरी होने के कारण इस आवेदन को मैं स्वीकार करने के इच्छुक हूँ। मतलब ये जो बेल है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और इसको 50,000 रुपए के जो निजी मुचलका है उस पर जमानत मिल जाएगी। ये सेटबैक ईडी के लिए भी है, और जो आरोप लगाया जाता है सरकार के ऊपर कि ईडी का दुरुपयोग है, इसके बाद इस जो टिप्पणी के बाद कोर्ट के विपक्ष इसको और मुखरता से आरोप लगाने लग जाएगा। और जिस तरीके से केजरीवाल वाले मामले, जो सुप्रीम, आपने संजय सिंह वाले बात कही, संजय सिंह वाले में भी अगर ईडी विरोध करती तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट जो है फिर ये पीएमएलए के एक्ट 45 धारा 45 के तहत ये उसको फिर जमानत देने पे या उसकी मेरिट पे बात करने लग जाती। ये जो पीएमएलए का एक्ट है ये कहता है, बहुत ही टफ कानून माना गया है इसको, क्योंकि इसमें जो जिनके ऊपर आरोप लगाया उसको खुद अपने आप को निर्दोष साबित करना होता है, तब तक वो एक तरीके से दोषी के तौर पे देखा जाता है जब तक, और इसीलिए इसमें जमानत नहीं मिलती है। तो ये भी एक अपवाद की श्रेणी में है कि 5 महीने में हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई, वरना इसमें 1.5 साल से 1 साल से लोग जेल में बंद है। आपको याद है, इसी हेमंत सोरेन से जुड़ा एक मामला है, हाई कोर्ट में टिप्पणी की कि भाई आप तारीख पे तारीख देते हैं और नई चार्जशीट पे चार्जशीट लगाए जाते हैं। चार्जशीट्स का खेल तब कहा गया था, तब भी ये टिप्पणी की थी। तो यहाँ पे ये ईडी के लिए एक सेटबैक है पॉलिटिकल तौर पे, जो है हेमंत सोरेन और विपक्ष का जो उसको मजबूती मिलेगी इससे। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। इस केस के हिस्ट्री को लेकर के एक वीडियो प्रेजेंटेशन आप लोग, एक अपडेट इफ आई कैन ऐड, सॉरी, है ना, आप लोग बात कर रहे थे, झारखंड इज़ गोइंग फॉर असेंबली पोल्स सून, है ना। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, इनको लेके लगातार चर्चा है। शिवराज सिंह चौहान जो आपके होम स्टेट से आते हैं, लीडर ऑफ देश के कृषि मंत्री हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी लगातार अपना ट्राइबल एजेंडा पुश कर रही है और उसको काउंटर भी मिल रहा है, चाहे वो सरना धर्मकोट की बात हो, राजकुमार रोत का चुनाव जीतना हो। तो बीजेपी को जैसे लग रहा था कि गुजरात में फाइनली वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में जीते तो उन्होंने चैलेंज को ओवरकम कर लिया, वो अभी ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ वो जीते हैं, उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती, तो उनको लगा कि नैरेटिव उनके पक्ष में है। पर इस लोकसभा चुनाव में हमने झारखंड में देखा कि जितनी भी एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं वो सभी सीटें बीजेपी हारी है। ऐसे में हेमंत सोरेन को ज़मानत मिलना, उसके बाद उसका संथालों पर और बाकी आदिवासी समूहों को, और जिसमें उरांव हैं, मुंडा हैं, सब शामिल हैं, क्या असर होगा। और बाबूलाल मरांडी वर्सेस हेमंत सोरेन, और कौन अपनी इंटरनल फाइट दुरुस्त करता है, कौन अपने चाक चौबंद करता है। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें तो 14 में 2 सीटें हारी थी बीजेपी, इस बार ज़्यादा हारी है। तो जो ये चूँकि पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, तो बहुत दिलचस्प हो गया है। और बहुत ही फ्लैट टर्म में बात करें, मिनरल रिच स्टेट
उस स्टेट के लिए कैसे होते हैं वो एक अलग चीज़ है, पार्टियों के लिए बड़े मुफीद होते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड पार्टियों की पॉलिटिक्स को बड़ा सूट करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, है ना, उनके अपने बॉन्ड्स होते हैं और उन बॉन्ड्स को अपने ढंग से भुनाया जाता है। इसलिए झारखंड जैसे स्टेट में सत्ता में कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, बीजेपी किसी स्टेट में रूल की हो और वहाँ रूल गंवाया हो और अगर फिर से गंवा दे तो, है ना, तो ये एक मुसीबत है। और वो आप देखिए आज ही जब हम ये बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो बजट आया है पूरी तरह से वो एमपी और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर है, जिसमें 1,500 रुपये 21 से 60 साल की लड़कियों के लिए, एलपीजी में सब्सिडी, एक लंबी लिस्ट है। तो अब चुनाव मोड ऑन है हरियाणा, झारखंड और उसमें। तो झारखंड का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैंने आप लोगों से कहा भी है न्यूज़ रूम में, बहुत सरप्राइजिंग लगता है। जितना फुटेज दिल्ली को मिलता है 7 सीटों में, हरियाणा को मिलता है 10 सीटों में, झारखंड से 14 सीटें आती हैं। तो सर डिसेंटली बिग स्टेट, मतलब 3 ज़्यादा में 17 में तेलंगाना है, पर झारखंड पे उतनी बात होती नहीं है। और वहाँ पे राज्य सरकार को लेके भी बहुत एजिटेटेड हैं लोग, खासतौर पे जो भर्तियों को लेके नाराज़गी रही है। हम लोग जब खुद रांची गए थे तो हमने देखा था। और कास्ट रीअलाइनमेंट भी हो रहे हैं और ट्राइबल फिशर्स भी। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन इन झारखंड। कि बीजेपी की समस्या यही है कि उनको ये लग रहा है कि हेमंत सोरेन के सीएम रहते हुए गठबंधन को लेके, जैसे आपको ध्यान हो कुछ विधायकों पे छापा पड़ा, फिर कुछ विधायक जाने लगे, कि बहुत अलग अलग ढंग से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे किसी भी किस्म का ऑपरेशन लोटस तो कर नहीं पाई बीजेपी, है ना। एक पॉइंट ये है। दूसरा, हेमंत सोरेन गए, कल्पना सोरेन आई हैं, वो विधायक भी हो गई हैं, तो एक सिंपैथी, है ना, जो अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे नहीं मिली, वो वहाँ पे हो गई। ये इसलिए बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। तीसरा, चूँकि उनके परिवार में इंटरनल फाइट इतनी थी, है ना, बसंत और वो सीता, इन सब की वजह से, तो चंपई सोरेन को आगे करना। हालांकि चंपई सोरेन खेमा जानता था कि वो खड़ाऊ प्रबंध ही है, तो वो उनको हेल्प किया है। लेकिन सिर्फ ये जेल जाने और आने भर से जेएमएम या गठबंधन का पार लग जाएगा, ये भी सही नहीं, क्योंकि इसके बाद अब जब आप विधानसभा में जाओगे तो पूछा जाएगा कि 5 साल में क्या किया, क्या प्रॉमिस किए थे। महिला आरक्षण को लेके प्रॉमिस हुए थे, नौकरियों को लेके प्रॉमिस हुए थे। तो ऐसा नहीं कि उससे बरी हो जाएंगे या सिर्फ इसी एक की सिंपैथी बहुत मिल जाएगी। ऐसा पहले हुआ है कि एनटीआर सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था गैरकानूनी ढंग से कांग्रेस एक्ट द्वारा, तो वो दोबारा जनादेश लेने गए थे, है ना। एमजीआर को बहुत सिंपैथी मिलती रही है केंद्र से टसल के चलते, पर उतना भी हेमंत सोरेन मामले नहीं दिख रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग है इलेक्शन बहुत। आपने जो एक बात कही ना, जो सिंपैथी केजरीवाल को नहीं मिली, उसकी वजह है कि एक ये कॉस्मोपॉलिटिकन इलाका है और वहाँ पे थोड़ा सा आदिवासी अस्मिता दिल्ली में नहीं है, अस्मिता नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पे फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़, लेकिन ये चुनाव में क्या नतीजे होंगे ये बात का विषय है जब चुनाव आएगा। अभी फिलहाल पॉलिटिकल एडवांटेज विपक्ष को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल वो तो है ही। देखिए ये जितने नेता वापस आ रहे हैं, आप नतीजे आने के बाद से ही देखिए, कसबल जो पहले हुआ करते थे, तेवर जो पहले हुआ करते थे, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। अभी तो हम नेता नगरी में विस्तार से डिस्कस करके आए हैं विपक्षी नेताओं की, नीट के मुद्दे पर रीनीट की टी-शर्ट पहन के पप्पू यादव जा रहे हैं, चंद्रशेखर बोल रहे हैं वहाँ सदन में कि इसीलिए तो आए हैं, है ना। तो सारे नेताओं के वो बदले हुए हैं और ये 5 साल अब केंद्र सरकार से खूब सख्त सवाल ही पूछे जाएंगे और पॉलिटिकली चैलेंजिंग है। और बीजेपी जानती है, बहुत इंटरनली उनमें चर्चाएँ हो रही हैं, कोर्स करेक्शन को लेके बात हो रही है। और केंद्र सरकार का भविष्य कैसा होगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहता है अगले 2 साल में, बिल्कुल इससे भी तय होगा। और मुश्किल है जो अभी राज्यों की लड़ाई है, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, उसके बाद बिहार और दिल्ली, इन 5 में से किसी भी राज्य में पोल पोजीशन पे नहीं दिखती। हाँ, बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि अरे साहब केक वॉक है। हाँ, इसलिए मज़ेदार। जस्ट वांटेड टू ऐड दिस, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। इस खबर पर लगातार हमारी तरफ से वीडियो प्रेजेंटेशंस, टेक्स्ट स्टोरीज और तमाम पेशकश आपके सामने आती रहेंगी। उन सबको देखने के लिए, पढ़ने के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।